फंक्शन मेन से ही हमारे सारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। अगर किसी ने लैंग्वेज नहीं करी है तो कोई भी लैंग्वेज हो, मतलब C++, जावा और कॉटलिन, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो पहला फंक्शन रन करता है वो मेन होता है। जावा और कॉटलिन में जो मेन होता है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट होता है, वही सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो मेन फंक्शन होता है वो रन करता है। ग्रेट। तो क्योंकि हर लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम ये बनाते हैं हेलो वर्ल्ड, तो वही है। कॉटलिन में प्रिंट करने के लिए प्रिंट सिंपल यूज होता है। और मैं कॉटलिन के बारे में एक दो चीज़ें बता देता हूँ। कॉटलिन हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल यानी कि वो मैं आगे जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये फंक्शनल क्यों है। और कॉटलिन सब लैंग्वेजेस में जो बेस्ट चीज़ें होती है ना, उसको एक्यूमुलेट करके बनाई हुई है, इसलिए अभी तक के सबसे हैंडी लैंग्वेज है। इतना ज़्यादा ये कोड रिड्यूस कर देती है, जितना हमें जावा में एंड्रॉइड में लिखना पड़ता था ना, उसको एक लाइन में लिख देती है। वो भी मैं तुम्हें कुछ देर में एग्जांपल दे दूंगा कि कितना बड़ा कोड पहले क्या लिखना पड़ता था और अब क्या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए जावा कॉटलिन में प्रिंट एलन यूज होता है। एलन होता है हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए। अगर हम सिंपली प्रिंट लिखते हैं, इसको हम रन करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। ठीक है। अगर मैं इसकी जगह प्रिंट एलन लिखता हूँ तो ये जो कर्सर इसके बाद है, तो ये कर्सर यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में होगा। नेक्स्ट अगर एलन लिखते हैं तो ये कर्सर यहाँ पे है। तो प्रिंट एलन और प्रिंट में ये डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स समझ लो नामकरण हो गया तुम्हारे वैल्यूज का। मैं कहना चाहता हूँ वेरिएबल्स जैसे अब हमें किसी चीज़ की वैल्यू स्टोर करनी है। वैल्यू एक तुम्हारी इंटीजर हो सकती है, या फिर डेसिमल में हो सकती है, या फिर स्ट्रिंग में हो सकती है, किसी का नाम वगैरह, या फिर किसी कैरेक्टर में हो सकती है। राइट। तो ये चार चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो हम नाम देते हैं, इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो नाम देते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है। तो कॉटलिन में वेर और एक होता है वैल। वेर और दूसरा होता है वैल। दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। वेर और वैल में डिफरेंस क्या है? वेर और वैर के बाद पहले से बता देता हूँ कि लेट्स सपोज वेर इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। हाँ, और कॉटलिन में सेमीकोलन नहीं होते, तो वाली झंझट भी नहीं होती। तो जिसकी आदत है वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब मैंने जावा से कॉटलिन में शिफ्ट करा तो मैं सेमीकोलन बहुत ज़्यादा लगाता था। तो कॉटलिन में सेमीकोलन यूज होते। और दूसरा है तो एक हमने वैर लिया है वैल्यू नाम का, जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी है 10, और एक वैल लिया है हमने डेसिमल नाम का, जिसमें वैल्यू पड़ी है 10.0। तो क्या होता था जावा वगैरह में ना, हमें डेटा टाइप्स देने पड़ते थे कि 10 जो है इंटीजर टाइप का है, तो हम लिखते थे इंट वैल्यू करके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम सीधा वैर दे देते हैं और उसके आगे हम वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल दिया डेसिमल, तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है, पॉइंट लगा तो ये डेसिमल टाइप का है। ओके ग्रेट। या फिर मैं अगर कोई स्ट्रिंग देता उसके तो इन्वर्टेड कॉमास आ गए तो वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है ये स्ट्रिंग है। तो ऐसा है। तो वेर और वैल में डिफरेंस क्या है? वेर और वैल में एक ही डिफरेंस है कि जो वेर की वैल्यू है मैं आगे जाके चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं 11 लिखूँ तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं डेसिमल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। डेसिमल यानी कि वैल की वैल्यू VAL। एरर आ रहा है, वेल कैन नॉट बी असाइन्ड, कि जो उसको एक बार वैल्यू दे दी तुमने वो तुम चेंज नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज बनाते थे, तो हम उसको कॉन्स्ट वगैरह लेके बनाते थे। तो यहाँ पे वो सब झंझट नहीं है।
यहाँ पे एक where हो गया और एक while हो गया। याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, where मतलब वेरिएबल जो चेंज कर सके, वेरी कर सके, while मतलब कांस्टेंट दूसरा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दो चीजें थी where और while, ये हमारे डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के काम आते हैं। देखो गाइस मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें क्या ओवरव्यू दे दूंगा, फिर तुम्हें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे पढ़ने में तुम्हें इजी हो जाएगी, ठीक है। तो वेयर और वेल था, हमें कैसे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, वेयर वेल का डिफरेंस बता दिया। इसके बाद बेस्ट पार्ट जो है एंड्रॉयड में कॉटलिन का यूज करने का वो था कि ये नल सेफ्टी कर, अगर किसी ने जावा में एंड्रॉयड डेवलपमेंट करी होगी ना, तो उसमें एक सबसे ज्यादा एरर आता था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कभी कभी क्या है, जैसे कोई एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो जैसे कि एक स्ट्रिंग है केतन नाम की, तो क्या होता था कि कभी कभी ना हम जैसे यहाँ पे तो चलो मैंने असाइन कर दिया है, इन फ्यूचर लेट सपोज कभी हमें इनपुट लेना होता है, तो हाँ जैसे इनपुट लेना हो तो वो भी बता ही देता हूँ, नाम आ गया तो कि इनपुट लेने के लिए कॉटलिन में एक होता है रीड लाइन, ये हमारा स्ट्रिंग इनपुट लेता है कि अगर कभी हमें स्ट्रिंग इनपुट करवाना तो ये रीड लाइन के थ्रू हम इनपुट करवा सकते हैं। और अगर हमें इंटीजर डेसिमल या इस टाइप का कुछ स्टोर करवाना हो तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का यूज करना है। तो हम क्या डायरेक्ट स्कैनर सिस्टम डॉट इन होता है इनपुट, कह रहा है एक्सपेक्टेड एन एलिमेंट, तो ये सबसे पहले हमें स्ट्रिंग इनपुट के लिए क्या होगा, जैसे स्ट्रिंग इनपुट होगी दूसरा है थोड़ा देखो, ये एक्चुअली क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया नंबर स्कैनर क्लास का सिस्टम डॉट इन कहता है कि एक इनपुट लेना है, ये इनपुट है हमारा, तो हम नंबर को यूज करके एक इंटीजर यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमें कौन से टाइप का इनपुट लेना है, इंटीजर लेना हो या फिर जैसे एक होता है हमारा डेटा टाइप डबल, तो हम डबल नेक्स्ट डबल कर सकते हैं, एक होता है फ्लोट टेक्स्ट फ्लोट, तो इस टाइप से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो रीड लाइन होता है हमारा स्ट्रिंग के लिए। भैया ये रीड लाइन वाले में क्यों नहीं किया, क्या नहीं करा, एक्चुअली क्या रीड लाइन एक डायरेक्ट वही होती है, फंक्शन होता है डायरेक्ट जो हम यूज कर सकते हैं। कॉटलिन में ऐसा कर रखा है, जो स्कैनर है ना बेसिकली वो एक्चुअली जावा से एक्सटेंड किया हुआ है। जावा में बेसिकली क्या करते थे, एक स्कैनर क्लास है जिसका हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनाते थे, देन सिस्टम डॉट इन करके हम लेते थे, लेकिन इसमें वो चीज़ हटा दिया है, इसमें वेरिएबल्स नंबर करके स्कैनर कराया। तो रीड लाइन जो है वो एक डायरेक्ट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कॉटलिन में एक्सेस करा हुआ है कि हाँ उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं कुछ, तो जब क्लास डिफाइन करते हैं ना तो उसमें कुछ पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स रखते हैं, तो जो चीज़ पब्लिक होती है उस पर तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को तो हम किसी एक स्पेसिफिक वे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ना, राइट। या तो इस टाइप का कुछ है इसमें। सो इनपुट लेने के लिए हमें स्ट्रिंग के लिए रीड लाइन, और बाकी इंटीजर्स वगैरह के इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर सिस्टम डॉट इन करके हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, देन हम नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फ्लोट करके नंबर ऑफ फ्लोट्स का हम
इनपुट ले सकते हैं। तो हम थे नलेबल टाइप में। नलेबल सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है? लेट सपोज हमने एक वेरिएबल बना रखा है नंबर, ओ सॉरी नेम, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, एक हमने वेरिएबल बनाया नेम। हमें क्या करना है, हमें इसको बताना पड़ता है अगर हम इसमें कुछ देते नहीं है तो स्टार्टिंग में, लाइक हमें कोई वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे हम वेरिएबल नहीं बनाते थे कि हाँ एक वेरिएबल बना दिया इंट करके या फिर फ्लोट करके या स्ट्रिंग करके, तो मैंने वही क्रिएट करा है। तो ऑफ टाइप इंट करने में जो ऑफ है वो यहाँ पे सेमी कोलन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है। और मैंने इन फ्यूचर स्ट्रिंग नेम की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दी, इनपुट के थ्रू दे दी या किसी भी वे के थ्रू मैंने नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो इसको चलेगी, ठीक है। और अगर ये हम स्ट्रिंग की जगह सीधा वही डाल देते जो हमने डालना है इनपुट, तो हाँ भी ठीक है, चलेगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे अगर तुम्हें इनपुट लेना हो तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा ना कि ऑफ टाइप इंट प्रोवाइड करना पड़ेगा या ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि अगर तुम्हें कभी ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड ना करनी हो, इनपुट वैल्यू लेनी हो, तो वो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। नहीं, मैं कह रहा था जैसे पहली लाइन में लिख देते ना, नेम के आगे कोलन डाल के केतन। नहीं, नेम के आगे कोलन डाल के केतन नहीं लिख सकते, नेम के आगे इक्वल्स टू डाल के मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में केतन लिख सकता हूँ। अच्छा, तो उससे डिफॉल्ट वैल्यू उसको मिल जाएगी, जैसे नेम को मिल गई वैल्यू, ठीक है। ठीक है। बट मैं बेसिकली ये नहीं करता, मैं कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, राइट। जैसे लाइक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया, इसकी वैल्यू मैंने केतन प्रोवाइड कर दी, राइट, ऐसे। तो फिर ऐसे में ही हमें कोई और वेरिएबल डालना हो, जैसे इंटीजर टाइप का, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे? हाँ, तुम इस स्ट्रिंग की जगह बस तुम string की इंटीजर, जगह int डाल। हाँ इसकी जगह इंट डाल दो और यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर दो। अगर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको आगे कोई चेंज कर ये सकते सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए है ना? हो। हाँ, ये डिक्लेरेशन के लिए जो इतना है, वेर नेम ऑफ टाइप इंट, ये डिक्लेयर करा है मैंने वेरिएबल। इसको असाइन तुम चाहे इनपुट के फॉर्म में ले लो या तुम आगे जाके कहीं वैल्यू असाइन कर दो, वो तुम्हारी चॉइस है, एज पर प्रोग्राम जो भी तुम लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ हाँ ओके, तो नल सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे एक नेम है जो टाइप स्ट्रिंग का है, इसमें अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू नल लिखूँ ना तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा। हमें अगर स्ट्रिंग को नल करना होगा, तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारा कोई प्रोग्राम है जिसमें कोई स्ट्रिंग तुम्हें बनाई और उस स्ट्रिंग की वैल्यू अगर तुम्हें ना मिले तो तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। ऐसी एप्लीकेशंस बनानी पड़ती है कभी कभी, हम आगे ऐप्स बनाएंगे तो, कि अगर इनपुट फील्ड अगर प्रोवाइड ना करे बंदा तो एप्लीकेशन क्रैश हो जानी चाहिए, आगे फर्दर प्रोसीड ना करे वो। तो उसके लिए नल पॉइंट ऑफ सेफ्टी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करा गया। बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग होती है वो नॉन नलेबल होती है। नॉन नलेबल मतलब कि उसमें वैल्यू कुछ ना कुछ डलनी ही चाहिए, अगर वैल्यू ना डले तो प्रोग्राम क्रैश होगा। अगर तुम चाहते हो कि हाँ नहीं, अगर कोई वैल्यू ना भी आए तो भी प्रोग्राम रन करना चाहिए, तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वेरिएबल नेम जो स्ट्रिंग टाइप का है वो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हाँ नल हो सकता है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं तो ये मतलब नल नहीं हो सकता, इसकी कोई ना कोई अभी वैल्यू ना दो, तुम आगे कभी ना कभी देनी पड़ेगी। ग्रेट, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ ओके, तो ये चीज़ जो है कॉटली ने बेटर प्रोवाइड करी थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इफ एल्स, जो कंडीशंस होती हैं हमारी। तो इफ एल्स कैसे लिखते हैं? इसमें इफ एल्स लिखते हैं, इफ कंडीशन सपोज equals to
तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमने एक वेरिएबल बनाया एज, जैसे हमने एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी अभी के लिए, और हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो एज जो है वो 18 से अबव है तो प्रिंट कर दो कि एलिजिबल फॉर वोट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एज अगर 18 से अबव नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल। अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूं तो ये एलिजिबल फॉर वोट प्रिंट करना चाहिए। हाँ, तो ये एलिजिबल फॉर वोट इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं एज 18 से नीचे रखूँ, लेट्स सपोज 17 अगर मैं रखता हूँ, तो नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा। तो इफ एल्स हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में कि हमें कंडीशंस जनरली लिखनी पड़ती है कि अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, वरना ये होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है। भैया इसमें इनपुट कैसे लेंगे? जैसे हमें एज के अंदर इनपुट लेना तो हाँ, लाइक लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, बता देता हूँ। तो हमें पहले अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, तो जैसे मैंने बताया था कि वेरिएबल एज ऑफ टाइप इंट, हम ऐसे उसको डिक्लेयर कर दिया। एक हमारा एज जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। अगर एज का इनपुट लेना हो तो हमें एज इक्वल्स टू इनपुट, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, और एज इक्वल्स टू इनपुट इस वे में। समझ में आया? मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। ये जो स्कैनर के अंदर सिस्टम और इन लिखा है इसका मतलब क्या है? हाँ, कि इसका मतलब है कि जो स्कैनर क्लास का जो ये फंक्शन, और हाँ फंक्शन है जो स्कैनर, वो एक इनपुट टाइप का है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये हमने डॉट इन जो लिखा है, इसका मतलब है कि जो इनपुट ऑब्जेक्ट बना है वो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बना है। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो भैया जैसे हमें आगे और भी इनपुट्स लेने हो तो हम सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही इनपुट वाली स्टेटमेंट डाल दें, और फिर जैसे हमें जैसे अभी एज दिया है, हाँ, आगे जाकर हमें जैसे नंबर लेना है तो फिर Okay. इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे लेट सपोज यहाँ पे तुम्हें अगर एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना हो, वेयर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग करके, तो तुम तो वैसे स्ट्रिंग का तो चलो उसके से भी ले सकते हो डायरेक्टली। मैं स्ट्रिंग की जगह तुम्हें डबल का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे डबल 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 में क्या होता है, बैलेंस। लेट सपोज बैलेंस तुम्हें लेना हो तो डबल टाइप का है, तो तुम डायरेक्टली इनपुट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल, सिंपली। फिर तुम्हें बार बार वो इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। ओके गाइस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमें इनपुट लेना हो तो हम ऐसे ले सकते हैं। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ चला के थोड़ा अच्छे से। यहाँ देखते हैं। हाँ, तो जैसे ये हमने प्रोग्राम रखा तो ये स्टार्टिंग में जैसे एंटर एज आ गया। लेट्स सपोज हम एज एंटर करते हैं 18। अरे 18 में यहाँ पे इक्वल्स नहीं लगाया तो ये नीचे जाएगा। तो 18 में नॉन एलिजिबल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें 18 से अबव होनी चाहिए वैल्यू। तो हम अगर यहाँ पे इक्वल्स लगा देते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 18 के तो एलिजिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, मैं अगर दोबारा रन करके दिखाऊँ 18 पे तो इस बार ये एलिजिबल दिखाएगा। ये तो इनपुट और इफ एल्स क्लियर है सबको? इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं। इनका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ओके, मैं एक और वेरिएबल बना सकता हूँ नेम। एक वेरिएबल है नेम, और अभी के लिए मैंने बता दिया कि एन नेम में एन नेम एन के अंदर हम एक वेरिएबल पास करते हैं जो कि जिस चीज़ के अंदर जिस चीज़ की हमें कंडीशन चेक करनी है, अभी हम नेम के बेसिस पे वो करेंगे चेक। ठीक है, तो हमने कहा कि व्हेन नेम में बेसिकली वहाँ पे क्या होता था, हमें केस लिखने पड़ते थे कि केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे ऐसे करते थे जावा में। पर अब कॉटलिन में
केस लिखने की जगह हम सीधा वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज नेम में कोई दूसरा नाम हो, लेट सपोज किसी और का नाम, हाँ, तो यार ग्रेट ग्रेट, ओके दैट्स ग्रेट। सो लेट सपोज हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं, अभी के लिए हम नंबर 5 ले लेते हैं, और हमने वैन में एक नंबर ले लिया, और हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है कि ये कौन सा नंबर है, उसको इन वर्ड्स में प्रिंट करना है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे केस डाल देते हैं कि अगर हमारा केस है 1, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कोलन यूज करते हैं। अब कोलन की जगह ये एरो यूज करना है। 1 है तो की जगह एरो। और अगर तुम्हारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब एक से ज्यादा लाइन अगर तुम्हें लिखनी है, तो तुम्हें इन्वर्टेड करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा, और करली ब्रेसेस के अंदर तुम अपना कोड परफॉर्म करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ, जस्ट तो ऐसे करके 1 2 3 4 सबका है, कुछ कोड है सबका, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमारा नंबर 1 हुआ ना, तो इतने ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। अगर हमारा नंबर 2 हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, और अगर नंबर 5 हुआ तो इतने ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। हम वैसे इसको रिड्यूस कर सकते थे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट से, क्योंकि अब हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है। बट हमें क्या होता है, कभी एक केस के लिए हमें बहुत सारे कोड लिखना पड़ता है कि अगर ये वाला कोड हो तो हाँ ये वाला सारा केस परफॉर्म करना होगा। तो उस टाइप की सिचुएशन में हम ऐसे करते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो इनपुट वैल्यू है वो हमारे केस में से मैच ही नहीं करती, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे होता है एल्स। जैसे इफ में होता है एल्स, ऐसे यहाँ पे एल्स लास्ट में, कि अगर इनमें से कोई भी ना हो तो प्रिंट कर दो मैं इसको अगर लिखा हूँ, तो जैसे हमारा केस था अभी यहाँ पे 5, तो इसलिए हमारा 5 प्रिंट कर देगा। और अगर हमारा केस होगा 2 तो ये 2 प्रिंट कर देगा। ठीक, अगर हमारा 1 2 5 में से कुछ भी ना हो, लेट्स सपोज 7 हो, तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट रन होगी, रॉन्ग नंबर। ग्रेट। तो ये जो इफ एल्स एल्स इफ वाली जो लेटर थी, इसके अलावा ये जो व्हेन है, ये हमारे सारे कंडीशंस में आते हैं जहाँ हमें कंडीशन चलानी है। इसके बाद आता है हमारा लूप्स। अब जैसे इफ एल्स को कंटिन्यू करने के लिए जैसे हमें व्हेन लिखना पड़ता है, तो कभी कभी केस, तो अगर केसेस डिफरेंट हो तो हम व्हेन यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा एक सेम केस हो, या फिर मतलब इस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे रिपीट हो रहा हो कोड हमारा, कि हमें एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना है लेकिन डिफरेंट वैल्यू के साथ, क्या कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हमें एक नाम को 5 बार प्रिंट करना हो, तो हम प्रिंट तो नहीं लिखेंगे ना बार बार 5 बार। अगर 1000 बार लिखना पड़े तो 1000 बार तो कोई भी नहीं लिखता। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास होता है लूप। तो लूप्स जो है इसमें फॉर लूप है, या फिर हम काम करते हैं काउंटिंग प्रिंट करते हैं 1 to 10। ठीक है, फॉर वेरिएबल नंबर पेज यूज कर सकते हैं पेज। नहीं, ये पाइथन, हाँ, 4 नंबर 0.5
तो फॉर लूप क्या है कि हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर, इनका मतलब है कि ये जो मैंने रेंज दी है 0.5 का मतलब है 0 से लेके 5 तक की जो रेंज है उसके बीच में ये नंबर आएगा। कैसे बताता हूँ, स्टार्टिंग में 0 लेगा, इसी नंबर में गया। अगर किसी ने जावा सी प्लस प्लस पढ़े तो मैं कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसमें हम क्या करते थे कि एक इंटीजर लेते थे हम नंबर, और फिर हम नंबर इज लेस देन 5 करते थे, देन नंबर प्लस प्लस, इस टाइप का हम कुछ करते थे। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो नंबर लेस देन 5 है ये हमारी रेंज होती थी उसमें, ये नंबर जो हमारा 5 से छोटा होना चाहिए, जो लास्ट वैल्यू है हमारी 5 ये हमारी रेंज है कि हमारे लास्ट यहाँ तक जाना चाहिए। और क्योंकि नंबर में स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 डला हुआ है तो वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है 0, ठीक है। तो जो इतना हमें लिखना पड़ता था इंट नंबर और कॉलन दे दे के ये प्लस प्लस, तो ये सारा कोड सिर्फ इतने में कंप्लीट हो गया कि फॉर नंबर इज 0 से 5 प्रिंट एल एन नंबर। अगर हम इसको रन करें, हाँ तो इसने 0 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमें जो प्लस प्लस करा है ये बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट के साथ चलता है, लेकिन हमें अगर 1 की जगह 2 इंक्रीमेंट करना हो तो मतलब 1 स्टेप की जगह 2 स्टेप्स लेने हो तो उस केस में फॉर नंबर लेट्स 0 to 10 स्टेप ऑफ 2, तो स्टेप है वो हम कितने स्टेप लेना चाहते हैं, कितने से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, वो चीज़ है। सो बेसिकली ऐसा 0, फिर 2 से इंक्रीमेंट हुआ, 2, फिर 2 से इंक्रीमेंट हुआ 4, फिर 4 2 से ऐसे करके ये 10 तक प्रिंट कर दिया इसने, ग्रेट। अब कभी कभी क्या होता है हम रिवर्स लूप चलाते हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है, ये सब तुमको वैसे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, मैं बस एक लिंक दे रहा हूँ जिससे कि वहाँ पे पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। और नंबर तो जैसे उसमें स्टेप था, यहाँ पे डाउन टू आता है, डाउन टू, जैसे उसमें 0 से 10 तक था, इसमें एकदम 10 से डाउन जाना है यहाँ तक। फिर क्या होता है कि हमें ये भी बताना होता है कि हाँ डाउन जाना है, ये तो बाय डिफॉल्ट एक की डाउन से जाएगा। जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं नंबर, तो 098 करके जाएगा, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 करके जा रहा है, तो एक एक की डिक्रीमेंट होती है बाय डिफॉल्ट। अब अगर यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि ये 2 2 की डिक्रीमेंट से जाए तो स्टेप 2 कर दो, जैसे हमने ऊपर करा था, तब 2 2 की डिक्रीमेंट से जाएगा, 10 8 6 4, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर लूप था। इसके अलावा एक चीज़ होती है फॉर ईच लूप, क्योंकि एरेज के केस में, जो मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कि एरेज क्या है, उसमें फ़ायदा होता है, या फिर कभी लिस्ट होती है तो उस चीज़ में बेनिफिट देता है। तो उसको पढ़ाने से पहले काम करता हूँ मैं एरेज बता देता हूँ। तो एरेज क्या होता है, एरेज होता है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स नहीं कहूँगा, कलेक्शन ऑफ कोई भी एक वेरिएबल। जैसे मेरे को अगर एक साथ 4-5 नाम स्टोर करवाने हैं किसी एक ही वेरिएबल में, तो उस चीज़ के लिए हम एरे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सी प्लस प्लस और जावा में हम क्या करते थे कि हम एक डेटा टाइप देते थे, जैसे कि अगर यहाँ पे वो है इनको स्ट्रिंग टाइप का हम डेटा टाइप देते थे कि स्ट्रिंग नेम, एरे बनाते थे, फिर इक्वल्स टू हम उसमें कुछ करली ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज देते थे और हमारा एरे बन जाता था। लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ दूर चपाटा नहीं है, यहाँ पे सीधा लिखो वेयर नेम्स का तुम्हें एरे बनाना है, वो दे दिया, इक्वल्स टू एरे ऑफ, और उसके अंदर तुमने वैल्यूज दे दी।
ऐसे करके तुमने कुछ कुछ वैल्यूज दे दी, वैल्यूज एंड और तुम्हारी वैल्यूज डल गई, ठीक। और इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए अब तुम्हें पूरा लूप चलाना पड़ेगा कि फॉर नेम्स इन दिस करके, तो उसकी जगह तुम डायरेक्टली कर सकते हो नेम्स डॉट फॉर ईच, अब प्रिंट गिफ्ट। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हैं, एक है केतन, एक है गरिमा, एक है अंशु, और हमें 3 वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए सिर्फ ये फॉर ईच लगाना पड़ा। ये फॉर ईच क्या काम करता है, ये बारी बारी एक एलिमेंट उठाता रहेगा, और ये इट नाम के वेरिएबल, ये इट है जो स्ट्रिंग टाइप का है, ये तो कोई भी टाइप का हो सकता है, जो टाइप का तुम्हारा एरे होगा उस टाइप का ये तुम्हारा इट वेरिएबल होगा। तो तुम्हें कोई नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोटली ने अपने आप देख लिया कि हाँ ठीक है, इन्होंने फॉर ईच लगाया जिसमें एक हमें सिर्फ ये इट वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ा, जिसमें ये जो एरे है वहां से बारी बारी एक एक वैल्यू उठती है और प्रिंट होता है, ठीक है। तो 2 टाइप के लूप्स थे, एक था हमारा फॉर और एक फॉर ईच। फॉर ईच लूप जनरली स्ट्रिंग्स के साथ ज़्यादा यूज में आता है, बाकी इतना नहीं आता, स्ट्रिंग्स में ज़्यादा यूज होता है। बाकी हम फॉर ईच भी इतना यूज करते नहीं है एंड्रॉयड में, क्योंकि मैं बेसिक लैंग्वेज सिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा बता दिया मैंने। तो अभी तक जो मैंने बताया कंडीशंस फॉर ईच लूप, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। बाकी सबको? आप एक बारी फॉर ईच वाला रिपीट कर सकते हो? या श्योर। सो फॉर ईच में बेसिकली क्या है कि हम ना एक एरे ऑफ वो बनाते हैं, हम एक एरे बनाते हैं, मतलब जैसे कि हमें एक साथ अबंडेंस में कोई चीज़ को स्टोर करवाना हो, नंबर्स को स्टोर करवाना हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग को स्टोर करवाना हो सकता है, या फिर कभी डबल्स को, कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज तुम्हें एक से ज़्यादा बार स्टोर करवानी हो, एक ही वेरिएबल के अंदर वो काम करना हो, तो हम एरे बनाते हैं। तो जो एरे बनाते हैं वो हम where name equals to array of करके बनाते हैं। और अगर हमें एरे प्रिंट करना हो तो हमें फॉर लूप लगा के प्रिंट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज इसको प्रिंट करना हो तो दूसरा वे हो सकता है नेम्स इन नेम्स डॉट लेंथ करके, मतलब नेम की लेंथ कितनी है, अभी जैसे हमें पता है कि नेम की लेंथ 3 है, तो 0 से 3 हमने बता दी, तो ऐसे करके फिर हमें प्रिंट एलन में नेम करना पड़ेगा। तो हमें तो अभी हमें इतना करना पड़ेगा फॉर लगाने के लिए, ठीक है। कभी कभी हमें लेंथ नहीं पता होती तो हम फिर क्या करते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस, वो तो तुम बहुत आगे की बात है, वो तो जब हम एंड्रॉइड करेंगे तो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे सारी चीज़ें, इतना कंफ्यूज करना भी। तो बेसिकली फॉर ईच लूप इतना जो कोड है, ये जो नेम्स इन रेंज ये जो लिखा है हमने, उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सिंपली डायरेक्ट नेम्स जो वेरिएबल बनाया है हमने डॉट फॉर ईच, बात खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये कोड को रिड्यूस करने के लिए ये लाइन लिखी है, जिसमें वो क्या करेगा, बारी बारी, लेट्स सपोज फर्स्ट केतन है तो केतन जो है वो हमारा इट में जाएगा, इट वेरिएबल में स्टोर होगा बैकएंड में, और प्रिंट एलिमेंट के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। देन वो क्या करेगा, इट रीड करेगा, एक आगे गरिमा पे जाएगा, उसको हमारे इट वेरिएबल में स्टोर करेगा और इट को प्रिंट कर देगा। देन एक इट रीड करेगा, चेक करेगा अंशुल, देन अंशुल को हमारे इट वेरिएबल में स्टोर करेगा और प्रिंट कर देगा। हम प्रिंट की जगह कुछ और भी कर सकते हैं ना, मतलब कोई और फंक्शन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तुम इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक ही चीज़ है कि तुम इसका स्टेप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम ऊपर चेंज करते हैं कि हमारे 2-2 के गैप में चले, तो यहाँ पे 2-2 के गैप में नहीं चल सकता। यहाँ पे सिर्फ वो स्टेप लेगा तो एक ही लेगा, मतलब जितने भी वैल्यूज हैं अगर तुम्हें उन पे काम करना हो, कोई लेट सपोज तुमने एरे तो बना दिया, अब तुम्हें इन पूरे एरे में को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो तुम वो भी कर सकते हो अगर नंबर्स का एरे है तो उस चीज़ के लिए फॉर ईच लूप बेनिफिट करता है वहाँ पे, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही स्टेप पे वर्क करना हो। स्टेप अगर 2 है तुम्हारे कि हाँ तुम एक एक छोड़ छोड़ के काम करना चाहते हो, तो तुम्हें वही सेम कोड लिखना पड़ेगा, फॉर नेम्स इन इतनी लेंथ स्टेप 2 करके, और फिर तुम परफॉर्म करो। ग्रेट, इसके अलावा कोई डाउट है?
अच्छा, जैसे सी में वो ब्रेक होता है, जो केस में ब्रेक हाँ होता है, इसमें होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी सेम ब्रेक और कंटिन्यू सेम सेम नाम से ही होता है। जिसको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक फ्लो चल रहा होता है कोड का, जैसे यहाँ पे पेन नहीं, लेट सपोज कोई हमारा फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर लूप है जिसमें तुम्हारी कुछ कुछ चल रही है, तो यहाँ पे हमने कोई एक इफ स्टेटमेंट लगा रखी है कि जब तुम्हारा या तो नंबर ग्रेटर देन 5 हो जाए तो ये लूप नहीं चलना चाहिए। तो उस टाइम तुम क्या करते हो, ब्रेक लगा देते हो। तो फिर क्या करेगा, इसका मतलब ये प्रिंट करेगा 0 to 10 दो दो के स्टेप में प्रिंट करेगा। जैसे ये मैं दिखाऊं, अगर देखो इसने अब 6 तक ही प्रिंट करा जबकि रेंज हमारी 10 तक थी। तो बेसिकली इसने करा क्या, इसने 0th वैल्यू उठाई, चेक करा कि यार 0 वैल्यू 5 से बड़ी है, अगर नहीं है तो वो चलता रहा। जैसे ही 5 से बड़ी हो गई वैल्यू तो वो ब्रेक करेगा। यहाँ पे 0 पे प्रिंट हुआ, 2 पे प्रिंट हुआ, 4 पे प्रिंट हुआ, 4 के बाद 6 प्रिंट हो गया। 6 पे जब उसने चेक करा तो वो लूप के बाहर आ गया। ब्रेक स्टेटमेंट क्या चेक करता है, ये ब्लॉक, ये जो करली ब्रैकेट्स का जो ब्लॉक है, ये उस ब्लॉक के बाहर आ जाता है। ग्रेट। और एक ब्रेक के अलावा होता है कंटिन्यू, दूसरा होता है कंटिन्यू। ये मतलब है ब्रेक मतलब यहाँ से बाहर निकल जाओ, कंटिन्यू मतलब वरना चलते रहो, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट? इसमें क्या हुआ, एक वेरिएबल बनाया उसने ए, जिसमें उसने 1 की वैल्यू डाल दी और उसको क्या सिंपली प्रिंट करना था कि प्रिंट लेट सपोज नंबर इज, हमें अगर कभी होता है कि नंबर इज क्या है, तो हम क्या करते हैं, डॉलर साइन फॉरवर्डेड बाय द वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है। तो ये जो डॉलर ए है, इसमें जो उसकी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी, ये नंबर इज 1 प्रिंट कर देगा हमें, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे उसने वैर के अलावा एक वैल नाम का स्ट्रिंग बनाई थी s1 नाम की, जिसमें उसने क्या करा था, a इज डॉलर ए कर रखा था। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, ये जो s1 की वैल्यू है ना, वो a इज 1 हो चुकी है, ठीक है। और देन उसने प्रिंट करा, तो हमें एक से ज्यादा चीजें प्रिंट करनी होती है ना, लाइक एक ब्लॉक ऑफ चीज एक साथ प्रिंट, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल, तो हम एक ब्लॉक का यूज करते हैं करली ब्रेसेस, जैसे इसने यहाँ पे करा था, ठीक है। तो उसने क्या करा, हाँ उसने क्या करा, प्रिंट करना था s2 डॉट रिप्लेस। रिप्लेस एक फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का, जो रिप्लेस कर देगा हमारी जो भी हम एविडेंस लिखेंगे। रिप्लेस के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड यानी कि पुराना क्या था, उसको नए पैरामीटर के साथ वो चेंज कर देगा। तो जहाँ जहाँ इज था हमारी पूरी स्ट्रिंग में, वो वॉज से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस फंक्शन का यही वर्क था वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे a वॉज 1। अब हमारी स्ट्रिंग जब हमने ये चीज़ करी, s1 डॉट रिप्लेस इज वॉज, तो यहाँ पे जो था s1, जो हमारी s1 स्ट्रिंग थी, वो a वॉज 1 बन चुकी है, ठीक है। a वॉज 1 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस डॉलर के थ्रू, a वॉज 1, और आगे की स्ट्रिंग जो बट नाउ इज 2, यहाँ पे चेंज हो गया a की वैल्यू 2 से। क्लियर है या मैंने कंफ्यूज करा? ओके। सो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रिंट करने के लिए हमें डॉलर ए प्रिंट करना होता है, डॉलर फॉलोड बाय द वेरिएबल, बस इतना सही काम है। ये जो ब्लॉक यूज करा है, वो ब्लॉक इसलिए यूज करा है क्योंकि उसमें एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है, कुछ दूसरी चीजें हो रही है। तो जब हमें डॉलर के अंदर, मतलब कि अगर जब हमें आउटपुट करना है, तो आउटपुट के टाइम अगर तुम कुछ चेंज करना चाहते हो तो तुम करली ब्रेसेस यूज करते हो, ठीक है। तो आउटपुट करते करते तुम्हें कुछ चेंज करना है, आउटपुट से पहले तुम कुछ चेंज करना चाहते हो, तो पहले वो चेंज होगा, तो यहाँ पे हुआ हमारा इस वॉज में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद प्रिंट हुआ। तो अपडेट देन प्रिंट वाले टाइम में
कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। अगर तुम एज इट इज प्रिंट करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली डॉलर फॉलोड बाय द वेरिएबल। ग्रेट। ओके